वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग स्पेशल डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रेलवे के एग्जाम है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो करते हैं या उसके आसपास के जो संबंधित जो जानकारियां होती हैं वह आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होती है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगाना जो है बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में सबसे पहले जिस प्रश्न को हम लोग डील करेंगे वह प्रश्न ये है। प्रश्न क्या है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को के रूप में संदर्भित किया जाता है। वहां पे खाली स्थान है, ठीक है। तो इस खाली स्थान पे क्या सही उत्तर होगा ये आपको बता रहा है। चार ऑप्शन है, चालू खाता, व्यापार संतुलन, चालू खाता घाटा, चालू खाता संतुलन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है व्यापार संतुलन। देखिए जो ट्रेड बैलेंस होता है वो आखिर में होता क्या है। तो ट्रेड बैलेंस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो उस देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होता है, ठीक है, वह जो है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो ये जो चीज होती है वो व्यापार संतुलन कहलाती है। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसमें सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज राज ने करवाया था। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है उस चोल शासक मतलब कि चोल वास्तुकला का उदाहरण। ठीक है, क्या है? तंजावुर का वह कौन सा मंदिर है जो चोल वास्तुकला का उदाहरण है और जिसको जिसको सम्राट राजराज ने करवाया था। किसने करवाया था जिसका निर्माण? राजराज ने। तो यहाँ पे सही उत्तर है बृहदेश्वर मंदिर। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, भगवान मुरुगन मंदिर, नागनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमंजेरी मंदिर और बृहदेश्वरी मंदिर, ये चारों के चारों जो मंदिर हैं भगवान शिव को समर्पित हैं और ये चारों के चारों मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये चारों मंदिर जो है तमिलनाडु में है और किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। ठीक है, तो उसमें जो बृहदेश्वर मंदिर है वह चोल शासक राजराज के द्वारा जो है 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो मंदिर शैली होती है उसकी तीन शैली होती है, एक द्रविड़ियन शैली होती है, नागर शैली होती है और बेसर शैली होती है। ठीक, तो जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं वो द्रविड़ियन शैली में बने हुए हैं। तो द्रविड़ियन शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो बृहदेश्वर मंदिर है जिसको चोल शासक राजराज ने 1010 में बनवाया था। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो आपको बताना है कि जो P5 मतलब कि जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से कौन सा देश जो है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में उसका मेंबर है P5 का। तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है चीन। ठीक है, परमानेंट काउंसिल में जो है वो 5 देश हैं, ठीक है, जो कि P5 के नाम से जाने जाते हैं। क्या? P5। तो P5 के अंतर्गत जो है चाइना है, बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये जो 5 मेंबर हैं, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर है उनको देखते हैं। ठीक, तो जो 5 देश हैं उसमें चाइना जो कि ऑप्शन में था, ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो 5 देश हैं वो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। ठीक, जिनको जिनको जो है हम P5 के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? P5 के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, जो स्थायी सदस्य होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। ठीक, लेकिन जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी वो जो है केवल 2 वर्ष के लिए जो है वो जो है परमानेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल जो संख्या हो जाती है, 5 तो स्थायी हो गए, ठीक है, 5 स्थायी हो गए और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टोटल जो संख्या हो जाती है वो 15 हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा भारत जो है वह परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। ठीक,
लेकिन वह जो है जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसका सदस्य जो है वो बनता रहता है। ठीक है, जैसे 2021 में जो है भारत को जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसका सदस्य बनाया गया था। तो 2021 से लेके 2 वर्ष के लिए वो था 2023 तक। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक जो आप लोग ये चित्र देख रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी मेंबर हैं, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में 4 ऐसे देश हैं जो इस परमानेंट परमानेंट जो मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल के, उसका परमानेंट मेंबर जो है बनना चाहते हैं। ठीक, तो ये जो 4 सदस्य हैं वो कौन है, इनको जान लीजिए। और इनको जो है कहते क्या है, इनको जो है कहा जाता है G4। क्या? G4 मेंबर। तो G4 में जो है 4 देश हैं और ये चारों देश ये चाहते हैं कि जो जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसको जो है वो विस्तारित किया जाए और उसमें इनको जगह मिले। तो 5 से जो संख्या है उस 5 से संख्या को बढ़ाई जाए और उनमें जो है इन देशों को शामिल किया जाए। तो G4 में कौन कौन से देश हैं, ध्यान रखिए, जर्मनी, जापान, ठीक, इधर अपना देश भारत और ब्राजील। ये जो 4 देश हैं इनकी मंशा ये है कि जो जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो है विस्तार किया जाए, केवल 5 ही मेंबर न रहें, किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक, तो ये जो G4 है इसका नाम याद रखिएगा और 4 देशों का नाम भी याद रखना है, कौन कौन सा, जर्मनी, जापान, इंडिया और ब्राजील। अगला क्वेश्चन यह है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, नर्वस सिस्टम में जो उसकी जो कोशिका होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन कहलाती है। ठीक, तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका सही उत्तर है वो है डेंड्राइट। क्या? जो डेंड्राइट है वह पोर्शन होता है जहां से इंफॉर्मेशन को जो है रिसीव किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो जो न्यूरॉन सेल है उसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है और उसके अदर जो पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूरॉन सेल के बारे में जो है दिया गया है, एक न्यूरल सेल है, ठीक, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांचेज आपको दिखाई पड़ रही, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, इस तरह की जो ब्रांचेज दिखाई पड़ रही है ये कहलाती है डेंड्राइट और यही जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। और ये जो मेन बॉडी है, ये आप देखिए, ये जो मेन बॉडी है इसको जो है सोमा कहा जाता है, या ये कहा जाए कि ये जो न्यूरल सेल है इसकी मेन जो बॉडी होती है वो ये होती है। इसमें बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेल बॉडी या सोमा कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो एक्सटेंशन है, इस तरीके से आप एक एक्सटेंशन देख सकते हैं, ठीक है, फाइबर की तरीके से या फिलामेंट की तरीके से। ये जो एक्सटेंशन है वो एक्सॉन है, ठीक, और इसका जो अंतिम पॉइंट है ये एक्सॉन टर्मिनल्स कहलाते हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। अब ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है यह जो है कोटेड होता है, ठीक है, कोटेड होता है, किससे कोटेड होता है, तो ये जो कोटिंग होती है वो लिपिड की होती है, किसकी होती है, लिपिड की होती है। ठीक है, लिपिड की कोटिंग होती है जिसको माइलिन शीथ बोला जाता है। अब बात आती है कि ये जो लिपिड कोटिंग है जिसको माइलिन शीथ के रूप में जाना जाता है, आखिर इसका रोल क्या आता है, तो इसका रोल ये होता है कि ये जो है जो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसे इंसुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसकी जो है तुलना आप उससे कर सकते हैं कि जैसे कि वायर होती है, तो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है, जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है, ठीक, जो उसको अन्य वातावरण से जो है, जो आसपास का जो वातावरण है उसे इंसुलेट करता है, उसी तरीके से जो माइलिन शीथ है एक्सान को जो है, एक्सान जो कि इंपल्स को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करता है। वो इंपल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो सकती है और केमिकल फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो उसको इंसुलेट करने का काम जो है माइलिन शीथ करती है। ठीक है, जो कि किसकी कोटिंग होती है, लिपिड की कोटिंग होती है। ठीक, तो इस तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरल सेल का। तो जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो क्या है, डेंड्राइट, और इसका जो टर्मिनल्स है, मतलब कि एक्सॉन जो टर्मिनल्स हैं वो दूसरी न्यूरल सेल के डेंड्राइट से जो है वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और जहां पे जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं सिनेप्टिक या सिनेप्सिस बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल ट्रांसमिशन होता है, और यहाँ पे होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया था कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा, डेंड्राइट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न यह है कि तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तमिल मतलब कि तमिलनाडु का जो नया वर्ष होता है, ठीक है, उसको वरुसा विराप्पू के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वरुसा विराप्पू के नाम से जाना जाता है। और गुजरात का जो नव वर्ष होता है, यहाँ पे देखिए ये जो विशु लिखा है वह गुजरात का नव वर्ष है। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रदेश का जो है कौन सा जो नव वर्ष है वो किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो तमिल नव वर्ष है उसको वरुषा पिराप्पू, ठीक है, वरुषा पिराप्पू के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बताना है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टोटल जो लेखा जोखा होता है वो दो अकाउंट पे होता है। एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर बजट में बात किया जाए तो ये जो होता है कैपिटल, कैपिटल और रिवेन्यू। ठीक है, क्या? कैपिटल और रिवेन्यू। लेकिन अगर ट्रेड कॉमर्स की अगर बात की जाए तो वहां पे करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कैपिटल की बात की जा रही है तो कैपिटल के पोर्शन में जो है वो दो चीजें होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऋण की वसूली, बोरोइंग मतलब कि उधार, और डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो तीनों हैं वह कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत जो है वो आती हैं। और जो नहीं आता है वो है टैक्स। टैक्स जो सिस्टम है, जो टैक्स जो कलेक्शन होता है वह कैपिटल रिसिप्ट में ना आकर रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है। किस में आता है? रिवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व प्राप्ति में आता है। ठीक है, किस में आता है? राजस्व प्राप्ति में आता है। ठीक, तो ये जो है रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, न कि कैपिटल रिसिप्ट का। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो साइंस से है। तो यहां पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुछ जीव का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं और इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। सम ऑर्गेनिक यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. What are these organisms known as? एक्चुअल में इसकी जो पहले जो ये जो लाइन है यहां तक वाला, ठीक है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि यह फोटोसिंथेसिस को बता रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें पौधे करते क्या है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन मतलब ग्लूकोज का या सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो पहले जो ये जो लाइनें लिखी गई हैं वो जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को ही बता रहे हैं। अब अगर इस लाइन को पकड़ लिया आपने तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस करते कौन है? जो ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मतलब ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। ठीक है, वो जो है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, मिनरल से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और उनको जो है स्वयं पोषी कहा जाता है। ठीक है, और ट्रॉफिक, अगर ट्रॉफिक लेवल पे अगर बात किया जाए तो ये क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। अब इनका जो सेवन करते हैं, ठीक है, या इसके बाद जो इन पे डिपेंडेंट रहते हैं वो हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ। ठीक, तो यहां पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा? श्वापोषी या ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो वो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, इस ये और सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनता है? ये बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये जो है फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखी है सेप्रोफाइट। ठीक है, सेप्रोफाइट या मृत जीवी क्या कहलाता है? ठीक है, तो जो डेथ एंड डिके पार्ट्स है, मतलब कि जो सड़े गले मृत
पदार्थों का सेवन करते हैं अपने भोजन के रूप में, भोजन के लिए, तो वो जो है सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे कि फंगस। ठीक है, तो फंगस कहते हैं डेथ एंड डीके मटेरियल को जो है अपने भोजन के रूप में उसको अपनाते हैं, तो वो कहलाएंगे सेप्रोफाइट। अच्छा, होलोजोइक कौन कहलाते हैं? तो देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ये कहे जाए कि एनिमल्स, ठीक है, जिनका एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप हो, ठीक है, तो जिनका आहार नाल बहुत अच्छी तरीके से जो है डेवलप होता है, वह जो होलोजे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डाइजेशन होता है, मतलब कि जो न्यूट्रिशन होता है, वह जो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, इस स्टेप से जो है गुजरता है। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात किया जाए, ठीक है, तो वह जो है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म हो, प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको क्या करता है? इंजेस्ट करता है, मतलब कि अपने एलिमेंट्री कैनाल में वो पहुंचाता है। फिर इंजेशन के बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और कोशिका स्तर तक वह जो है एब्जॉर्ब हो जाए, वह एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, और आगे की क्रिया जो है डिफिकेशन है। ठीक, यह जो स्टेप्स आप देखोगे वो हायर ऑर्गेनिज्म में देखोगे। ठीक है, तो जो भी मैमल्स हैं हायर ऑर्डर के, या आप जो है जो एवीज हैं, ठीक, या कुछ रेप्टाइल्स हैं, उनमें जो है आप देखेंगे कि वह जो है पूरा उनका जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसका वो प्रॉपर प्रॉपर जो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राणियों को जो है हम होलोजोइक बोलते हैं। ठीक, अब हेट्रोट्रॉफ्स क्या कहलाते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दिया गया ना हेट्रोट्रॉफ, तो हेट्रोट्रॉफ्स के अंतर्गत वो आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा प्लांट जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, तो वो तो ऑटोट्रॉफ हो गए। लेकिन हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं? अपने भोजन का निर्माण जो है स्वयं नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो है वो पेड़ पौधे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये जो बेसिक्स डिफरेंस है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, जैसा कि पहला प्रश्न था इस सीरीज का, उसमें भी जो है इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बताना है कि उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत खाली स्थान है के नाम से जानी जाती है, तो यह कहलाता है औसत लागत। बहुत ही सिंपल सा जो है, इसको मैथ में रख लीजिए, इकोनॉमिक्स में रख लीजिए, ठीक है, या रीजनिंग में कहीं भी रख लीजिए। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लिया कि किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि ये जो है ये जो है वो पेन है, ठीक है, इस पेन की अगर जैसे मान लिया कि उत्पादन जो है वो 100 यूनिट का हो, ठीक है, तो पर यूनिट जो लागत होगी वह क्या कहलाएगी? औसत लागत कहलाएगी। ठीक, कि एवरेज इसकी कॉस्ट क्या है, तो यह कहलाएगा एवरेज कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? ठीक है, तो यह है तमिलनाडु राज्य का कोयम्बटूर शहर। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का कोयम्बटूर शहर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया का, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को। ये चीज याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि साउथ इंडिया का, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है? कोयम्बटूर को। तो यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? ठीक है, तो यहां पे याद रखिए, ठीक, ये है जल सागर। अब सत्यजीत रे से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, खास तौर से इनको जो अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि पद्म भूषण हो गया, ठीक, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, और भारत रत्न भी इनको मिला है। तो ये अब हम लोग देख लेंगे कि इनको जो है ये अवार्ड जो है किन किन वर्षों में प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग बात करें पद्मश्री, पद्मश्री इनको मिलता है 1958 में, पद्म भूषण का मिलता है 1965 में, पद्म विभूषण का मिलता है 1976 1976 में। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिलता है 1984 में, और भारत रत्न 1992 में। ठीक है, अच्छा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि
इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? ठीक है, क्या प्रश्न है? इस वर्ष मतलब कि 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम समझेंगे कि प्लॉटर होता क्या है। तो देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, बैनर होते हैं, ठीक है, उनकी जो छपाई करने वाली मशीन होती है वह प्लॉटर कहलाती है। ठीक, और प्रिंटर क्या होता है? जो आप लोग जो है अपनी बुक जो है प्रिंट आउट लेते हो, ठीक, मतलब जो भी पेजेस होते हैं, ठीक, उनका A4 साइज में प्रिंट आउट लेते हो, ठीक है, तो वो साइज क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो वो काम जो है वो प्रिंटर करता है। लेकिन जब इसी का जो है एक लार्ज साइज में निकालना हो, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लॉटर। तो प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस में आता है, ना कि इनपुट डिवाइस में। तो प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहां पे सही उत्तर क्या है? प्लॉटर। अब इसके साथ हम लोग ये जानेंगे कि अन्य वह कौन सी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखिए अपनी स्लाइड में जो है जो प्लॉटर है, एक प्लॉटर का मैंने जो है पिक लगाया हुआ है। ठीक, ये कुछ लोगों ने जो है देखा भी होगा। तो ये यही प्लॉटर है। ये क्या करता है? जो बड़े बड़े जो बैनर लगते हैं, ठीक है, उनकी उनकी छपाई करने का काम यही करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक रोलर जो होता है, ठीक, इसमें जो है ये पूरी एक लंबी सीट जो है वो निकलती है। ठीक है, तो ये काम जो है वो प्लॉटर का है। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन से हैं। तो एक निगाह जो है मार लीजिए। ठीक, इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, ये सब जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन, ये सब जो है वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये जो है एक नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है हमारा घरेलू, ठीक है, होम डेस्कटॉप, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक, कुछ लोगों के घरों में भी होगा। ये जो है कंप्यूटर की पीक है। और इसके साथ में आप लोग ये जो चीज देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? सीपीयू है, जिसको जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू हो गया। और इसके साथ में आप लोग जो है स्टोरेज डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, ये हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, पहले आया करती थी फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और सीडी जो है पहले आया करती थी। ठीक, अब जो है ये सब बंद हो चुका है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम बोलते हैं, ये सारे के सारे जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं। क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस। तो अगर इस तरह से भी प्रश्न आए कि स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जांपल दीजिए, तो आप लोग बता ले जाइएगा। ठीक, अगला प्रश्न, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो जो तमिलनाडु का जो चेन्नई पोर्ट है वह पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि भारत के जो इंपॉर्टेंट जो मेजर पोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, आज की डेट में जो है जो मेजर पोर्ट हैं उनकी संख्या है 13। कितनी है? 13। ठीक है, तो इसमें से हम ये कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता वाला जो है रेवराइन जो है वह पोर्ट है। रेवराइन मतलब कि रिवर वेस्ट है। ठीक है, बाकी की जो है वो सी वेस्ट पोर्ट है। ठीक, तो कलकत्ता 1, पारादीप 2, विशाखापट्टनम 3, इनका स्टेट भी जानते हैं। कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इंदौर या कामराज पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। चेन्नई भी जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक, तो इंदौर हो गया चौथा, मान लीजिए इसको पांचवा। और तूतीकोरिन, तूतीकोरिन भी जो है वो तमिलनाडु में, किसमें है? तमिलनाडु में है, इसका छठा मान लीजिए। ठीक, और केरल, केरल में जो कोची पोर्ट है ये सातवां पोर्ट हो गया, ये 7th नंबर का। मैंगलुरु जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, मैंगलुरु 8 हो गया। मार्मो गोवा, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो है वो गोवा में है, गोवा में 9th नंबर। मुंबई और जेएनपीटी, यहाँ पे जो दो पोर्ट है 10 और 11। ठीक है, जेएनपीटी का मतलब कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल। ठीक है, और गुजरात में, गुजरात में कांदला है। ठीक है, गुजरात में कांदला है,
वो हो गया 10, 11 और ये हो गया कांदला वाला 12। ठीक है, अब 13वां कौन सा है? 13वां जो है ये अंडमान निकोबार में मिलेगा। ठीक है, 13वां क्या? अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है चेंज हो गया, तो उसका नाम जो है आज की डेट में श्री विजयपुरम है। क्या? श्री विजयपुरम। ठीक, तो श्री विजयपुरम, लेकिन अभी जो पोर्ट है वो वह जो है वो जो पोर्ट ब्लेयर के नाम से ही जाना जा रहा है। ठीक, 13वां जो हो गया वो पोर्ट ब्लेयर हो गया। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि कृत्रिम कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है चेन्नई पोर्ट। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न देखिए, खिलाफत खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद। तो यहाँ पे सही उत्तर है अली बंधु। ठीक है, तो अली बंधु में जो है दो नाम आते हैं, एक होता है मोहम्मद अली और दूसरे होते हैं शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में जो है खिलाफत आंदोलन को जो है वो मुहिम जो है स्टार्ट की थी। और यह जो टाइम पीरियड होता है 1919 होता है। कब? 1919 में। ठीक है, तो 1919 में जो अली बंधु हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया और फिर जो है खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है वो भारत में हुआ। ठीक, अब बात आती है कि खिलाफत आंदोलन आखिर में स्टार्ट हुआ क्यों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। इसमें तुर्की हार जाता है। ठीक है, जो तुर्की है उसकी हार होती है और तुर्की के हार के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर है, ठीक, ब्रिटिश एम्पायर तुर्की में जो खलीफा का पद होता है उसको समाप्त करता है और तुर्की का विभाजन करता है। ठीक है, तो तुर्की का जो खलीफा का पद जो समाप्त कर देता है ब्रिटेन, उससे जो है ये जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसमें आक्रोश उत्पन्न होता है और यह आक्रोश की जो लपट है वो भारत में भी देखने को मिली। तो उसी के विरोध में जो है अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ किया। ठीक है, और इस आंदोलन से जो जुड़ने वाले अन्य लोग थे, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो जो अबुल कलाम आजाद हैं उन्होंने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कॉमरेड जो न्यूज़पेपर है उससे अपना जो है विरोध प्रदर्शित किया, उसमें जो है आर्टिकल्स छापते थे। ठीक है, और आगे चल के महात्मा गांधी भी जो है इस खिलाफत आंदोलन के साथ जो वो जुड़ जाते हैं और इससे जो खिलाफत आंदोलन है इसको काफी मजबूती मिलती है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ होता है, ठीक है, 1920 से 1922 तक चलता है, उसमें खिलाफत आंदोलन का भी जो है वो सपोर्ट होता है। ठीक, तो 1922 में तो असहयोग आंदोलन तो खत्म हो जाता है, लेकिन खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है और 1919 से लेकर 1924 तक चलता है। क्या? 1919 से लेकर 1924 तक चलता है। ठीक है, तो एक संक्षिप्त कहानी थी खिलाफत आंदोलन के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? ठीक है, तो यह वर्ष था 1957। क्या? 1957 में जो है वो पहले नाभिकीय रिएक्टर का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि इसका नाम क्या था। तो इस नाभिकीय रिएक्टर का नाम था अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा। ठीक है, अप्सरा, ये याद रखिएगा। और यह जो वर्ष है इस तरीके से भी याद रखिए कि 20 जनवरी 1957 को, 20 जनवरी 1957 को बार्क, ठीक है, क्या? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की भी स्थापना होती है, यह कहा जाए उद्घाटन होता है। ठीक है, और यहाँ पे तीन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, तीन जो है नाभिकीय रिएक्टर जो है वो प्रारंभ है या हैं। एक है अप्सरा, दूसरा है साइरस साइरस और तीसरा है ध्रुव। क्या? ध्रुव। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, अप्सरा, साइरस और ध्रुव। ये तीनों जो है वो बार्क सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे। और बार्क है कहाँ पे? मुंबई में। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे? मुंबई। अगला प्रश्न,
ये जो प्रश्न है इकोनॉमिक्स है, लेकिन देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, ठीक, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहले इस प्रश्न को पढ़िए आप। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो कीवर्ड आपको क्या पकड़ना है, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप डिप्रेसिएशन जो हरास है उसको निकाल दीजिए, तो क्या होगा, वही होता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन ही जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो नेट इन्वेस्टमेंट है क्या, ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसमें से आप डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को निकाल दीजिए, तो वही होगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट या शुद्ध निवेश। अगला प्रश्न, पौधों द्वारा प्रोटीन, ठीक है, अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन की बात की जा रही है, ठीक। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो जरूरी है, तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन आखिर बनता किससे, तो प्रोटीन जो है वह अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, बहुत सारी जो एमिनो एसिड हैं वह जुड़ के क्या बनाती हैं, वह जो है वो प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक है। किसका निर्माण करती हैं, प्रोटीन का। तो बहुत सारी जो अमीनो एसिड हैं आपस में जुड़ के जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे कि जो अमीनो एसिड है वो किससे बना होता है। तो एक जनरल जो अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, आर सी एच सी ओ ओ एच और NH2, ठीक है। तो देखिए आर, यहाँ जो आर है, ठीक, कोई भी एक लंबी श्रृंखला हो सकती है एलिफेटिक ग्रुप का या एरोमेटिक ग्रुप का, ठीक है। तो ये एलिफेटिक चेन या एरोमेटिक चेन हो सकती है आर की जगह पे। इसके अलावा यहाँ पे है क्या, ये है कार्बोक्सिलिक समूह और ये है एमीन समूह, ठीक है। तो NH2 और COH। दिए गए ऑप्शन में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ जो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक, इस स्ट्रक्चर में इन चार में से आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको केवल एक ही एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है, कौन सा, नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन। इस वजह से हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो भी इंटरनेशनल डे हैं या नेशनल डेज हैं, जिन जो काफी हाईलाइट रहते हैं उनको जो है आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 29 अप्रैल को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि यूएन के 8वें महासचिव कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बान की मून, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके महासचिव होते हैं, ठीक। तो 8वें जो महासचिव हैं वह साउथ कोरिया के, कहाँ के, साउथ कोरिया के बान की मून थे, ठीक। और उनका जो कार्यकाल था वह 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक रहा, ठीक है। ध्यान रखिए कब, 2007 से लेकर 2016 तक, ठीक। तो बहुत ही लंबा कार्यकाल था। तो लंबा इसलिए था कि जो बान की मून है वो दूसरी बार भी महासचिव बने थे, तो ठीक। तो मतलब कि जो पहला कार्यकाल था उनका 2011 में समाप्त होता है, फिर दूसरा एक कार्यकाल जो है वह 2011 से लेकर जो है 2016 तक चलता है। कब, 2016 तक चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 2 टर्म जो है ये महासचिव रहे हैं। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है, तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। तो थोड़ा सा जो है ये इंफॉर्मेशन भी आप लोग जान लीजिए। देखिए अभी वर्तमान में जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये जो है वो पुर्तगाल के हैं। इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2017 से अब तक यही है, ठीक है।
उप महासचिव की बात किया जाए तो अमीना जे मोहम्मद हैं, यह जो है नाइजीरिया के हैं। कहाँ के? नाइजीरिया के। इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है। अब हाल फिलहाल में जो संयुक्त राष्ट्र के महासभा की जो बैठकें हुई हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो 78वीं सत्र था, ठीक, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डेनिस फ्रांसिस ने। और ये जो है त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। कहाँ के? त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। और जो 78वां सत्र है उसका कार्यकाल क्या था? 2023 से 2024। जो 79th है, ठीक है, 19वां सत्र, उसकी अध्यक्षता जो है फिलेमोन यांग ने। और ये है कैमरून के। कहाँ के? कैमरून के। और यह जो टाइम पीरियड है 2024 से 2025। तो अभी जो सत्र जो चल रहा है यूनाइटेड नेशन का वो है 79th। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहां स्थापित किया गया था? ठीक है, तो यह गुजरात के शहर अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात के शहर अहमदाबाद में जो है 1967 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। अगला प्रश्न। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसा, मनके मतलब कि मोती जैसे इस जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, यह संरचना कहलाती है ओविल्स या बीजाणु। ठीक, अब इसको जो है हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि आखिर ये संरचना होती कैसी है, दिखती कैसी है। ठीक है, तो ये जो है एक 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 जो है वो रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है फूल का। ठीक, इसमें आप जो है देख सकते हैं कि ये है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर जो एक मोती की तरीके से या बीड की तरीके से जो संरचना दिखाई पड़ रही है वो कहलाती है ओविल। क्या कहलाती है? ओविल। ठीक, अब अब इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखिए। ठीक, ये जो मेल, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो है यह फ्लावर का मेल पोर्शन है। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये जो है वो फीमेल पोर्शन है। ठीक है, तो मेल पोर्शन को जो है वो स्टेमन बोलता है, जिसके अंतर्गत जो है ये जो नॉब की तरह से देख रहे हैं ये एंथर है। ठीक है, और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये जो जुड़ा हुआ है ग्रीन टाइप का, इस तरीके से देखिए इसको, ये फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो फिलामेंट्स है और एंथर, ये कहलाता है स्टेमेंस। और जो फीमेल पार्ट है उसको पिस्टिल बोलते हैं। और पिस्टिल में जो है वो 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर ये नॉब की तरीके से देख रहे हैं ये होती है स्टिग्मा। स्टिग्मा, और ये जो एक लंबी ये जो लाइन है, ठीक है, फिलामेंट की तरीके से ये स्टाइल कहलाती है। ठीक, और यहाँ जो ये जो ओवी मतलब कि ये गोलाकार जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है ओवरी, और जिसके अंतर्गत में जो है वो ओविल होगा। तो ये एक जो है सिंपल रिप्रेजेंटेशन था। अगला प्रश्न, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 से निलंबित हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है न्यासिता परिषद। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक्चुअली में जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है पलाऊ, ठीक है, पलाऊ के बनने के बाद एक देश है, ठीक है, उसके स्वतंत्र होने के बाद 1994 में, ठीक, कब? 1994 में ये जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो शुरू में जब 1945 में यूनाइटेड नेशन का जो है स्थापना हुआ था उस समय छह इसके जो है प्रमुख अंग थे। उन 6 अंगों को देख लीजिए आप। ठीक, एक है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको 1994 से सस्पेंड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में जो है इसके 6 प्रमुख अंगों में से केवल 5 है। ठीक है, कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आज की डेट में नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीन और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? ठीक है, तो यह है चरखा। ठीक है, चरखा का उपयोग किया गया था जिससे कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, ठीक, उनको ना अपनाया जाए, स्वदेशी को बढ़ावा मिले। तो चरखा जो है एक प्रतीकात्मक रूप से ये विरोध के रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? ठीक है, तो ये हैं
रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है, 1913 में इनकी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि, गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है, और जिसको उन्होंने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है, 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था उसके विरोध में, ठीक है, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है वो लौटा दी थी। तो ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब वे भारतीय या भारतीय मूल के वे लोग जिनको जो है नोबेल प्राइज से जो है नवाजा गया है, यह एक पीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिलता है। सर सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में मिलता है। हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 1968 का नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में, ठीक है, 1983 में, ठीक है। और इन्होंने ठीक है एक लिमिट दी थी जिसको बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट वह लिमिट होती है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सा स्टार जो है वह जो है न्यूट्रॉन या ब्लैक होल स्टार के रूप में मरेगा, या कौन जो है ड्वार्फ स्टार के रूप में मरेगा, ठीक है। तो अगर 1.44, ठीक है, 1.44 सन के मास से ज्यादा है किसी स्टार का मास दरमियान, तो वह जो है वह न्यूट्रॉन या ब्लैक होल के रूप में उसकी मृत्यु होगी। अगर इससे कम है, 1.44 टाइम्स सन के मास से कम है, ठीक, तो वह जो है ड्वार्फ स्टार के रूप में मरेगा। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक साइंसेज में 1998 में मिलता है। वीएस नैपॉल को लिटरेचर में 2001 में मिलता है। राजेंद्र कुमार पचौरी, ठीक है, जिसको आर के पचौरी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इनको पीस में 2007 में मिलता है। देखिए एक्चुअली में डायरेक्ट इनको नहीं मिलता है, एक्चुअली जिस संस्था से वो जुड़े रहते हैं आईपीसीसी, ठीक है, क्या आईपीसीसी, आईपीसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्या इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस संस्था को जो है नोबेल प्राइज मिलता है, और वह उस समय जो है इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इनको भी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, कब? 2007 में। वेंकट रमन रामकृष्णन, ये केमिस्ट्री में 2009 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिलता है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, और इनके साथ मलाला यूसुफजई को भी जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है 2014 में। अभिजीत बनर्जी को जो है 2019 में इकोनॉमिक साइंसेस के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी डुल्फो बनर्जी दोनों को जो है संयुक्त रूप से जो है इकोनॉमिक साइंसेस में 2019 का नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो है सेशन जो है कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि यह सेशन जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, या जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।